जी हाँ, हमने अभी तक व्यंजन के बारे में पढ़ा है कि व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पर 9 प्रकार का था और उच्चारण प्रयत्न में अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 8 प्रकार का था। चूँकि उच्चारण प्रयत्न 2 प्रकार से होता है, एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हमने 8 प्रकार का व्यंजन अभी तक देखा है। अब हम जो व्यंजन देखेंगे वो देखेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पे। तो आगे जो अगला हेडिंग है हमारा वो क्या है? हमारा हेडिंग है बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। और देखिए, इस आधार पे जो व्यंजन है इसको बांटने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व कह दीजिए या प्राण वायु कह दीजिएगा, प्राण तत्व के आधार पर जो व्यंजन होता है वो आता है। तो एक तो प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन और दूसरा होता है वो होता है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन। देखिए, प्राण तत्व की बात करें तो प्राण तत्व यानी प्राणवायु यानी ऑक्सीजन कितनी ली जा रही है? अगर हवा कम ली जाती है, प्राण तत्व कम होता है, तो उसे हम कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन, और यदि ज़्यादा ली जाए तो उसे कहते हैं महाप्राण व्यंजन। ओके, यहाँ पे स्वरतंत्रियों के आधार पे 2 प्रकार का है। अगर स्वरतंत्रियों में कंपन होता है तो वो कहलाता है घोष। इसका दूसरा नाम सघोष भी है, एक ही बात है, सघोष या घोष। और अगर प्राण तंत्रियों में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, तो वो कहलाता है अघोष। तो कुल मिलाकर के अब हम जो बात करेंगे वो अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष की बात करेंगे। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन की हम बात कर रहे थे और हमने यहाँ पे तय किया कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है घोष जहाँ स्वरतंत्रियाँ कांपती है, एक होता है अघोष जहाँ पे स्वरतंत्रियाँ नहीं कांपती। ठीक उसी तरह हम देखें तो प्राण तत्व के आधार पर 2 प्रकार का अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन। जी आगे चलते हैं। प्राण तत्व के आधार पर आप सोच रहे होंगे मैंने ये तत्व ऐसे क्यों लिखा, ये तत्व ऐसे क्यों लिखा। बेसिकली क्या, तत्व शब्द है और उसमें त्व प्रत्यय लगा हुआ है। तो चूंकि एक आधा तय ये रहा और एक ये तय आधा रहा, तो दोनों मिलकर के ये आधा तय, उसके ऊपर ये तय, आगे तो कुछ नहीं। इस तय की जगह ये तय और ये वह की जगह ये वह। तो बेसिकली हम इसको यूं लिखते हैं तत्व। यहाँ पे ये डबल तय होता है। ठीक है, थोड़ा लिखते समय ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों को, क्योंकि विद्यार्थी जो है अशुद्धि बहुत करता है और अशुद्धि करता है तो नुकसान उसी को भुगतना पड़ता है। ओके, प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों की बात कर रहे हैं। चलिए, और इस आधार पर व्यंजन आपको मालूम है 2 प्रकार है। 2 प्रकार है। पहला कौन सा? 2 प्रकारों में पहला कौन सा? अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन। क्या होगी परिभाषा? परिभाषा होगी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अल्प यानी कि बहुत कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। प्राणवायु की आवश्यकता होती है, वो कहलाते हैं अल्प प्राण व्यंजन। कौन कौन से हैं?
अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसका सीधा सा तरीका है कि जो भी वर्ग है उस वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा प्लस जो भी अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ का मतलब य र ल ब, तो 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों में आप सोचिए, जैसे के गे णे, च ज य, ट ड णे, त द ने, पे भे में, ऐसे। तो 5 वर्गों के कितने हो गए? 15। 4 ये रहे ये रलब, कुल मिलाकर कितने हो गए? 19। 19 व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। अब देखिए, जब अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या 19 है, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि अल्पप्राण 19 व्यंजन है तो महाप्राण कितने होंगे? 14, क्योंकि टोटल व्यंजनों की संख्या 33 है। अगर 33 में से जब 19 यहाँ पे अल्पप्राण है तो शेष 14 ही तो बचे, तो 14 क्या कहलाएंगे? महाप्राण व्यंजन। पहली बात। दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी जो कहानी है वो ये है कि अगर ये जो वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अंतस्थ की बात हमने करी है, इसका जस्ट अपोजिट जाएं, इसका जस्ट अपोजिट जाएं तो हम कह सकते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है उनको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और वो कौन कौन से? वर्ग का दूसरा चौथा और शुष्क वर्ण। दूसरा चौथा का मतलब 10 और शुष्क वर्णम 4, तो 10 और 4 14 हो जाएगा। ओके, एक बात याद रखिएगा लेकिन, कि अगर हम व्यंजनों के अलावा जाएं, अगर हम व्यंजनों के अलावा जाएं तो फिर अनुस्वार और सभी स्वर ये भी अल्पप्राण होते हैं। एक तो आपका क्या? अनुस्वार, और एक सभी स्वर। स्वर कितने? 11। तो ये प्रश्न आरपीएससी में पहले पूछा गया है कि सभी स्वर क्या होते हैं, तो याद रखना सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। क्या? सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, यानी सभी स्वरों के उच्चारण में प्राणवायु की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर अपन पढ़ें तो ए आई ऊ री ए ओ जल्दी से भूल जाता है, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर अधिक प्राणवायु की आवश्यकता नहीं पड़ती तो वो क्या कहलाता है? अल्पप्राण। तो सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे अगली लाइन से इसको लिख देता हूँ, या यहीं पे ठीक है, नीचे एक मैं यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ कि सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। ओके, ये तो कहानी थी पहली। अब आते हैं अगली बात पर, महाप्राण पर। दूसरा है बी, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन कौन से होंगे? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा प्राणवायु उसमें चाहिएगा, वो क्या कहलाएंगे? महाप्राण। कौन कौन से हैं महाप्राण? कौन कौन से हैं सुनिएगा। महाप्राण निम्न है। वर्ग का दूसरा चौथा प्लस शुष्क। ये शुष्क या ऊष्म में एक ही बात है, सूखे होते हैं इसलिए शुष्क कहलाते हैं, से है। और दूसरा चौथा का मतलब खे घे, भाई पहला तो के है तो दूसरा खे, फिर आगे घे, तो जैसे खे घे, इसके बाद में जैसे छ झ, इसके बाद में जैसे ठे ढे, उसके बाद में जैसे थे धे, और उसके बाद में जैसे फे भे, ऐसे। तो ये पूरे के पूरे 10 हो जाएंगे, 10, और ये हो गए 4, मिला के कितने हो गए साहब? 14। तो बताइएगा कितनी संख्या है महाप्राण व्यंजनों की? 14। 14 होनी थी ऑब्वियसली, क्योंकि जब 13 अल्पप्राण 19 हो चुके हैं तो 14 तो बचे शेष। ओके, अब यहाँ पे सुनिएगा, मैंने आपको एक बात बताई है कि सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं
और अनुस्वार जैसे उधर आता है, ऐसे ही इधर अगर हम देखें तो ये व्यंजन तो अलग कहानी है। अन्य के रूप में हम दे सकते हैं कि जितना एक तो विसर्ग और एक जितने भी नुक्ता लगे वर्ण हैं, नुक्ता लगे वर्ण कौन कौन से? क, ख, ग, ज, फ, व, ये आपको बताएंगे अभी। ये सभी महाप्राण में आते हैं। एक तो विसर्ग आता है और एक नुक्ता लगे सारे वर्ण हैं, वो महाप्राण में आते हैं। अभी इसकी आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा समय लीजिएगा, इसकी बात करते हैं। चलिए, तो हमने पढ़ा कि जो प्राण तत्व है उसके आधार पे देखिए दो प्रकार के व्यंजन, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण हमने देख लिए 19 थे, महाप्राण हमने देख लिए 14 थे। टोटल कितने व्यंजन? 33 है। 11 स्वर उसमें आएंगे, अल्पप्राण में 11 स्वर यहाँ पे आएंगे, 11 स्वर भी यहाँ पे आएंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये भी कह सकते हो कि 19 और 11 मिला कितने हो गए? 30। तो 30 यहाँ अल्पप्राण है, 14 महाप्राण है। 30 और 14 44। मूल वर्णों की संख्या 44 ही होती है। तो मूल वर्ण 44 कैसे हुए ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब आते हैं बात स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो ये अल्पप्राण था 1 3 5 और अंतस्थ, और ये महाप्राण था दूसरा चौथा और शुष्क। एक तरफ अंतस्थ है तो इस तरफ शुष्क है, एक तरफ 1 3 5 है तो दूसरी तरफ 2 4 है। अब आइएगा, अगली जो बात है वो है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन। बी, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन। ओके, सुनिएगा, इस आधार पर व्यंजन, इस आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। इसको मैं आपको समझाता हूं। एक होता है अघोष और दूसरा होता है घोष। घोष को आप सघोष भी बोलते हैं। देखिए, जब आप अघोष का उच्चारण करेंगे, जब इसका उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्रियां नहीं कांपती। याद रखना, स्वर तंत्रियां नहीं कांपती, स्वर तंत्रियों में कंपन होता ही नहीं है। और जब इसका आप उच्चारण करेंगे तो इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कांपती है। एक विद्यार्थी से मैंने पूछा कि अघोष क्या होता है, वो मुझे बोला, गुरुजी वर्ग को पहलो दूसरो अघोष होबे से। क्या बोला? वर्ग को पहलो दूसरो अघोष होबे से। मैंने कहा से का मतलब? बोला से का मतलब से तीनों से। तो वर्ग का पहला दूसरा में कौन आए? पहला दूसरा के खे चे छे टे ठे ते थे पे फे 10 हो गए। और से में कितने? 3। तो बस एक ही लाइन आपको याद रखनी है कि वर्ग को पहलो दूसरो अघोष हो वैसे। तो वर्ग को पहलो दूसरो अघोष हो वैसे। कुल मिला के ये कितने हो गए साहब? ये हो गए 13। ये हो गए साहब 13। जब ये 13 हो गए तो शेष कितने बच गए बताओ? व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। जब 13 यहाँ आ गए तो यहाँ कितने बच जाएंगे? 20। 20 कौन कौन से? सोचिएगा 20 कौन कौन से होंगे? देख लेते हैं। वर्ग का जब यहाँ पे तीसरा चौथा आ चुका है तो यहाँ पहला दूसरा आ चुका है तो यहाँ पे कौन आएगा? तीसरा चौथा पांचवा। यहाँ पे से आ चुका तो यहाँ पे आएगा है। हमें तो केवल वही लाइन याद है, वर्ग को पहले दूसरा अघोष हो वैसे, बाकी सब तो निकाल लेंगे। उसके बाद 4 अंतस्थ है, य र ल व। ओके, और याद रखना अगर इनको आप जोड़ोगे तो जोड़ने पे जो संख्या आप देख रहे हो ये हो गए 15, गघेन जझेन डेढ़ेन दधेन बेभम। उसके अलावा एक ये 16 और 4 ये 20। तो मैंने कहा 20 होने चाहिए, तो 20 हो गए। 20 और 13 मिला के 33। ये तो व्यंजनों की बात हुई। अब आप सोच रहे हो गुरुजी स्वर कहाँ आएंगे? तो देखिए याद रखिएगा,
इस बात को फिर हम नोट लगा के लिख रहे हैं यहाँ पे आपको फिर नोट लगा के लिखना पड़ेगा कि सभी स्वर घोष होते हैं। तो आपके पास दोनों लाइन आ गई, यानी कि अगर यहां पे जोड़ें तो प्लस के 11 स्वर भी आप जोड़ सकते हो। अगर आप जोड़ना चाहें तो यहां पे बतौर प्लस जो स्वर हैं कितने 11, वो भी आप जोड़ सकते हो। अगर आप स्वर 11 जोड़ दोगे तो याद रखना ये 20 और 11 मिला के 31 हो जाएगा। 31 घोष हो जाएंगे, 13 अघोष हो जाएंगे, 31 और 13 मिला के फिर वो 44 मूल वर्ण हो जाएंगे। मूल वर्णों का हमेशा वर्गीकरण किया जाता है। मूल वर्ण 44 होनी चाहिए। 20 व्यंजन है, 11 स्वर है, तो मिला के घोष कितने हो गए 31, 31। अब आप ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो, ये कितने साहब बोले 1 3, 1 3 का उल्टा 3 1, मिला के हो कितने जाएंगे, वही 44 मूल वर्ण तो हो ही जाएंगे ना, पर उसमें आपको स्वर मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्वर मिलाना पड़ेगा बस। अगर स्वर मिला लें तो ऐसे भी हो जाता है। तो आप एक ही लाइन याद रखिएगा, घोष अघोष के संबंध में, बर को पहले दूसरा अघोष हो, वैसे बाकी सब घोष है। पहला दूसरा और से अघोष होते हैं, बाकी सब घोष है। कुछ भी आए, स्वर आए, यरे लेवे आए, है आए, गगे ने जजे हैं, डेढ़े ने दधे ने बेबे में, यरे लेवे है, ये सब आए, वो सब के सब क्या है, घोष है। चलिए, इसके बाद में अब अपन स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर पढ़ चुके हैं। तो हमारी ये जो कहानी थी किसकी, कि व्यंजनों का वर्गीकरण, वो भी हमने पढ़ लिया है। तो हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया, हमने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ लिया। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 8 प्रकार के हमने देखे थे। तो प्रयत्न के आधार पर 2 भागों में बांटा था, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दोनों आ गए। उसके अलावा हमने स्वर तंत्रियों में जो कंपन और प्राण तत्व को अगर छोड़ दें, बाह्य प्रयत्न को छोड़ दें, तो अभ्यंतर प्रयत्न के जो 8 भेद है वो हमने पहले लिखे हैं कि स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षहीन, पार्श्विक, लुंठित, नासिक और उच्छिप्त, 8 प्रकार हमने उसके लिखे। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने 9 प्रकार लिखे थे। तो व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पर 9 प्रकार के, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 2 प्रकार के, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 8 प्रकार के, बाह्य प्रयत्न के आधार पर फिर 2 प्रकार के, एक अल्पप्राण महाप्राण यानी प्राण तत्व के आधार पर, और एक स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर घोष और अघोष। ये सारी व्यंजनों की कहानी हुई। स्वर और व्यंजन हो चुका है। अब बात कर लेते हैं अपन विसर्ग के बारे में। और विसर्ग के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, अयोगवाह ध्वनियां। अयोगवाह ध्वनियां, देखो नाम से पता चल रहा है, ए प्लस योग, अयोग। इसका मतलब वाह भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, अयोग वाह, यानी कि साथ नहीं जुड़ती, जुड़ते नहीं है, योग नहीं करते। वाह का मतलब होता है बहना, साथ साथ चलते हैं, बहते हैं। बहते तो साथ हैं, लेकिन साथ बहते हैं, साथ चलते हैं, पर योग नहीं करते। ये कहानी कैसे है, देखिए, जैसे आपने लिखा मयंक, या जैसे आपने लिखा प्रातः काल, ओके। तो ये जो यहां पर अनुस्वार और विसर्ग है, कौन कौन अनुस्वार और विसर्ग, अयोगवाह ध्वनियां 2 ही हैं। जो अयोगवाह ध्वनियां हैं वो 2 हैं, कौन कौन सा, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, 2 ही हैं। ये अनुस्वार वाला उदाहरण और ये विसर्ग वाला उदाहरण, ये साथ तो जुड़ तो रहे हैं। देखो मयंक साथ नहीं जुड़ते, सॉरी, जैसे अनुस्वार है ना वो बिल्कुल अलग है। सिरोरेखा से, जो ये सिरोरेखा है, इस सिरोरेखा से कोई योग नहीं हो रहा, जुड़ते नहीं है। सिरोरेखा से, सिरोरेखा है ऊपर की जो रेखा है, उस सिरोरेखा से नहीं जुड़ते, इसलिए क्या कहलाते हैं, अयोग। बाह क्यों हैं, लेकिन साथ बहते हैं, साथ चलते हैं। मयक नहीं है, शब्द बोल रहा है मयंक, इसका मतलब अनुस्वार का साउंड तो आ रहा है, न का जो साउंड आ रहा है वो कौन का है, अनुस्वार का।
या जैसे प्रातः, तो प्रातः, ये प्रातः कहां से आ रहा है? ये झूठ बोल तो रहा है लेकिन जुड़ नहीं रहा, शिरोरेखा से योग नहीं कर रहा। अगर आप इसको मान लो ऊपर से मिला दो, जैसे इसको यूं कर दो, मिला दो, तो गलत हो जाएगा, योग नहीं कर सकता है। ऐसे ये मयंक नीचे नहीं आता, शिरोरेखा के नीचे नहीं आता, तो साथ जुड़ता तो नहीं है, रहता तो अलग है। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, रहता तो अलग ही है, जुड़ता तो नहीं है, लेकिन साथ बहता है, बुलेगा जरूर, योग नहीं करेगा लेकिन बुलेगा, मयंक साउंड आएगी अनुस्वार की, लेकिन योग नहीं कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है शिरोरेखा के। प्रातःकाल, प्रातः विसर्ग की साउंड आ रही है, प्रातः, त ये कहां से आया? त विसर्ग का साउंड तो आएगी लेकिन योग नहीं करेगा, इसलिए इनको बोलते हैं अयोगवा। ये दो हैं, कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। तो हम इसको आगे लिख देते हैं, बेध्वनियां जो शिरोरेखा के साथ नहीं जुड़ती लेकिन उच्चारण में साथ देती हैं, उच्चारण में साथ देती हैं, उन्हें अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। उन्हें अयोगवाह ध्वनि कहा जाता है। ये दो हैं, कौन कौन सी? ए है अनुस्वार और बी है विसर्ग। ए है अनुस्वार और बी है विसर्ग। आप जानते हैं अनुस्वार यूं लिखा जाता है और विसर्ग यूं लिखा जाता है। ओके, अब अगर अनुस्वार और विसर्ग के बारे में थोड़ी सी बात करें कि आखिर अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, तो हमने पहले वर्ण विचार के अंतर्गत ही पढ़ा था कि नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि अनुस्वार जो होते हैं वो नासिक के वर्णों की तरह उच्चारित होते हैं। हमने पढ़ा था कि नासिका अनुस्वारस्य यानी कि अनुस्वार वर्ण जो लगता है वो पंचम वर्ण के स्थान पर आता है, हाँ या ना? तो ऐसी स्थिति में जो हमने पढ़ा है उसी चीज को हम आगे देखेंगे और हम ये तय करेंगे कि जो नासिक के वर्ण है, जो पंचम वर्ण है, जो नाक से बोलता है, वही नासिक के वर्ण अनुस्वार के रूप में आता है। ओके, तो मैं दोनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। एक है अनुस्वार, ओके, ये रहा, और दूसरा है विसर्ग। पहले अनुस्वार की बात कर लीजिए, सुनिएगा। इसका उच्चारण कैसे होता है? केवल नाक से, और नाक से उच्चारण होता है तो क्या कहलाते हैं? नासिक। और नासिक में कौन आता है? पांचवा वर्ण। किसका पांचवा? वर्ग का। जैसे णे, ये, ने, ने, में। ओके, ये अनुस्वार है, यानी कि अनुस्वार का प्रयोग नासिका की मदद से होता है। अनुस्वार को लिखने के लिए बिंदी हम जो है ऊपर लगा देते हैं और वो अनुस्वार हमेशा इस तरह से लिख दिया जाता है। अब एक चीज है यहां पर, क्या? अनुस्वार का अंकन नियत स्थान से पूर्व होता है। कैसे? जैसे आपने लिखा वसुंधरा, कुछ और लिख देता हूं। जैसे आपने लिखा संकल्प, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं क्योंकि संकल्प बाद में समझ में आएगा। अभी मैं वसुंधरा लिखूं या फिर कुछ और लिख दूं, धुरंधर लिख देता हूं, धुरंधर। अब देखो ये न का साउंड है, ये न। अब अगर आप इसको लिखोगे अलग से तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? धु रे। ओके, ध और रे हो गया। ये जो अनुस्वार है, ये न है, ये यहां से उठ के और अगले पे चला जाएगा यहां पे, तो ये यहां लगेगा, ये लग गया। यानी यहां से जो न था वो उठ के चला गया और वो वहां चला गया।
तो जो नियत स्थान थी ना इसकी, उसके पहले चला गया है, यहां से यह हट जाएगा और आगे चला गया, नियत स्थान से पूर्व चला गया है। तो नियत स्थान से पूर्व जाता है कौन? अनुस्वार। इसीलिए हम जब भी अनुस्वार को लिखते हैं तो अनुस्वार को हटाने पर उसके स्थान पर हम पंचम वर्ण लिखते हैं। कैसे? जैसे संकल्प, तो आपने लिखा सैकल्प। अब देखो ये क्या आया? अनुस्वार। ये अनुस्वार किसके कहाँ आया? नियत स्थान से पहले आता है, इसका मतलब ये यहां लगा हुआ था, तभी तो पहले गया ये, इससे पहले यहां है, तो यहां पे ये आया है, तो यहां पे हम क्या लगाएं? पंचम वर्ण। भाई अनुस्वार की जगह क्या होगा? पांचवा वर्ण, पंचम वर्ण। अब बताओ पंचम वर्ण किसका? अगला जो आ रहा है, अगला कौन है? के का पांचवा। बताइए मुझे, अगला कौन है? के। तो के का पांचवा क्या होगा? न। आप लिख देंगे संकल्प। यहां पे ये न क्यों लिखा? क्योंकि ध आया था, ध का पांचवा न होता है, इसलिए ध का पांचवा न आ गया। एक बात और सुनिए, अगर ऐसे लिखा मिले तो जो आधा वर्ण होता है ना, जैसे ये ऋण आधा है तो इसको ऊपर लिखते हैं, और जो पूरा वर्ण होता है उसको नीचे लिख देते हैं। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, आधा है वो ऊपर, पूरा है वो नीचे। तो ये संकल्प ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक ही बात है, याद रखिएगा अनुस्वार का अंकन नियत स्थान से पूर्व होता है। और दूसरी बात, अनुस्वार को जब भी हटाओ तो अगला वर्ण जो आ रहा है उसका पांचवा लिख दो। अगला वर्ण कौन है? अगला वर्ण जो भी आ रहा है उसका पांचवा, अगला वर्ण जो भी आया है उसका पांचवा हमें वहां पे लिख देना है। याद रहेगी बात? चलिए अब मैं आपको कुछ और बातें भी बता देता हूं। ये तो अनुस्वार की बात थी, विसर्ग पे आता हूं पहले। विसर्ग, विसर्ग हम जानते हैं ये ऐसे लिखा जाता है। संस्कृत में यह कंठ ध्वनि है, कंठ से बोला जाता है, कंठ ध्वनि है, जबकि हिंदी में इसे काकल्य ध्वनि माना जाता है या काकल्य ध्वनि कहा जाता है। काकल्य ध्वनि कहा जाता है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि विसर्ग का उच्चारण कंठ के नीचे स्थित काकल नामक भाग से होता है, और कंठ के नीचे काकल नामक भाग से इसका उच्चारण होता है, इसलिए बोलते हैं कि साहब ये काकल्य ध्वनि है। कंठ के नीचे जो काकल भाग है वहां से बोलता है, इसलिए माना जाता है कि काकल्य ध्वनि है। ये विसर्ग चूंकि संस्कृत की ध्वनि है, देखिएगा संस्कृत की ध्वनि है, इसलिए विद्वान ये कहते हैं कि विसर्ग जो है ये तत्सम ध्वनि है। तो आप इसको तत्सम ध्वनि भी मान सकते हैं। जहां कहीं भी विसर्ग लग गया, याद रखना, अगर विसर्ग का प्रयोग है कहीं पर भी, अगर विसर्ग आपको लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाओ फिर क्या कि वो तत्सम शब्द है। विसर्ग लगा मिलेगा तो वो कौन सा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। जैसे प्रातः काल, जैसे देखिएगा प्रातः काल। अब ये अलग अलग रखेंगे, दुख, अधः पतन, ये अलग अलग रखेंगे, इसको योग नहीं करेंगे, क्योंकि अयोग वा है ना, तो सिरोरेखा योग नहीं करेगी। ये याद रखना, सिरोरेखा को जोड़ेंगे नहीं, योग नहीं करेगी, क्योंकि अलग अलग है। ओके, बीच में विसर्ग आ जाता है, सिरोरेखा को ब्रेक कर देता है। जो सिरोरेखा होती है, अगर आपने मान लो दुख यूं लिख दिया तो आप गलत हैं, क्योंकि ये ऊपर से ब्रेक हो जाएगी सिरोरेखा, इसलिए ऐसा नहीं लिखा जा सकता। ओके, ये आपको विसर्ग की मैंने एक बात बताई। विषय का संबंध हमेशा हृदय से होता है। प्रातः अंदर से बोलती है।
कोई बात जो है अंदर से बोलती है तो ऐसा मान जाता है कि विसर्ग का संबंध हमेशा किससे होता है, हृदय से होता है। ओके, तो ये भी आपकी बात पूरी हुई। अब हमने अनुस्वार पढ़ लिया, विसर्ग पढ़ लिया, स्वर व्यंजन पहले पढ़ ही लिया है। अयोगवाद ध्वनियां होने के बाद एक चीज और वर्णों में याद रखने की है, वो है आगत ध्वनियां, एडॉप्टेड साउंड्स, ग्रहित वर्ण, दत्तक वर्ण, ये सब उन्हीं के लिए प्रयोग में आता है। चलिए हेडिंग डालिएगा, आगत ध्वनियां। और इन आगत ध्वनियों के कुछ और भी नाम हैं, इन्हीं को बोलते हैं ग्रहित वर्ण, इन्हीं को बोलते हैं दत्तक वर्ण, इन्हीं को बोलते हैं एडॉप्टेड, मतलब गोद लिए हुए, यही लिख देता हूं, एडॉप्टेड साउंड्स मतलब गोद लिए हुए। ठीक है, दत्तक है, दत्तक का मतलब क्या होता है, गोद लिया होता है। अच्छा, ये क्या है साहब, तो देखिए हिंदुस्तान पे दो लोगों का विशेष का शासन रहा। शासन तो खैर बहुतों का रहा, लेकिन हिंदुस्तान पे दो लोगों ने विशेष रूप से काम किया। एक जो है शासनकाल रहा अंग्रेजों का, और एक रहा मुगलों का। तो मुगलों का और अंग्रेजों के शासनकाल में क्या हुआ, हमारी भाषा डिस्टर्ब हुई। मुगल आए तो उन्होंने अपनी अरबी, उर्दू, फारसी को हमको सिखा दिया, और जो दूसरे आए अंग्रेज, उन्होंने अंग्रेजी के शब्द हमारी भाषा में भर दिए। तो हमारी भाषा को दो लोगों ने विशेषकर प्रभावित किया, एक तो अंग्रेजों ने और एक किसने, मुसलमानों ने। ठीक है, बात ये थी कि हमारी भाषा में जब उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द मिक्स हो गए, अंग्रेजी के शब्द मिक्स हो गए, तो समस्या आई कि ये शब्द हमारे पास तो थे ही नहीं, ये तो हमारी 52 वर्णमाला में थे ही नहीं। जैसे कोई मुसलमान साथी था, उसने कहा जरा नमक देना, हमने कहा जरा, जरा का मतलब तो बुढ़ापा होता है। उसने कहा नहीं, जरा नहीं, जरा, इस जय को थोड़ा खींच के बोलो, जरा। तो इसका मतलब क्या, बोले थोड़ा, मामूली। तो हमने कहा ये तो जरा ऐसे लिखा जाता, बुढ़ापा होता है। बोले ऐसे जरा नहीं, इसमें ऐसे नुक्ता लगा होनी चाहिए, नुक्ता। अब हमारे यहाँ पे नुक्ता है ही नहीं, हमारे यहाँ पे ये है ही नहीं, हमारे यहाँ ये तो था वर्णमाला में, ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम कहाँ से लाएं। और ये शब्द धीरे धीरे भाषा में प्रचलित हो गए। पहले तो एक आदमी बोलता था जरा नमक देना, फिर धीरे धीरे 2-5 बोलने लगे जरा नमक देना, फिर दुनिया ही बोलने लगी, बोले जरा नमक देना। अब ये भाषा में मिक्स तो हो गया। देवनागरी लिपि के साथ प्रॉब्लम है, जो लिखेगी वही बोलेगी। अब हम बोल रहे हैं जरा और लिख दें जरा, तो ये तो गलत है। हम बोल रहे हैं जय को खींच के, तो लिखने के लिए भी कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। अब देवनागरी लिपि जो बोलती है वही लिखती है, रोमन लिपि की तरह नहीं है कि बोल दिया कुछ लिख दिया कुछ, लिख दिया कनॉवलेज बोल दिया नॉलेज, लिख दिया कनाइफ बोल दिया नाइफ, ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ देवनागरी लिपि में, हिंदी में, एक वर्ण के लिए एक ही साउंड होती है। जैसे आपने कै बोला ना, तो कै कबूतर लिखना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, इसको छोड़ो, अगर मान लो अंग्रेजी हो तो CH से कै बना देंगे, केमिस्ट्री। काइट से कै बना देंगे, पतंग। के से बना दिया के, क्वेश्चन में क्यू से बना दिया के, और कैट लिखे तो सी से के बना दिया। तो एक ही कै को केमिस्ट्री में CH से बना दिया, काइट में के से बना दिया, क्वेश्चन में क्यू से बना दिया, कैट में सी से बना दिया। हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि संकेत है। क्यों? क्योंकि भाई साहब, ये जो अंग्रेजी है ना, ये वैज्ञानिक नहीं है। रोमन लिपि, हिंदी की लिपि, देवनागरी वैज्ञानिक है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमारा नियम है, जो बोलेंगे वो लिखेंगे। इसलिए हमने विदेशी भाषाओं से कुछ वर्ण ग्रहण कर लिए, उधार ले लिए। जो वर्ण हमने उधार लिए उनको बोलते हैं दत्तक वर्ण, ग्रहित वर्ण। चलिए सुनिएगा इसे। देवनागरी वैज्ञानिक लिपि होने के कारण जो बोलती है वही लिखती है।
अंग्रेजों व मुगलों के शासन से भाषा के मेल के कारण कुछ वर्ण या शब्द भाषा में शामिल हो गए। इन्हें लिखने के लिए अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इतना लिखने के बजाय सीधा लिख दीजिए, इन्हें लिखने के लिए हमने फारसी व अंग्रेजी भाषा से जो वर्ण उधार लिए हैं, याद रखना, उधार ग्रहण किए हैं, उन्हें दत्तक वर्ण कहते हैं। समझ गए? ये हमने एक तरह से उधार लिए हैं, या ऐसे मान लीजिए ग्रहण किए। जो वर्ण हमने ग्रहण किए हैं यानी हमारे खुद के नहीं है, ये हमने दूसरों से एक तरह से उधार से लिए हैं, अपनी भाषा में उनको जगह दी है। तो जो वर्ण विदेशी भाषाओं से आए हैं और हमने उनको अपनाया है ताकि हम भी जो विदेशी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में मिक्स हुए उनको सही ढंग से लिख सकें, तो उन वर्णों को क्या बोलेंगे? आगत वर्ण, ग्रहित वर्ण, दत्तक वर्ण, एडॉप्टेड साउंड्स। ओके, आगे सुनिएगा। ग्रहित वर्ण निम्न है। कौन कौन से हैं साहब? सुनिए। अंग्रेजी से तो हमने एक ही ग्रहण किया है, अंग्रेजी से ग्रहित एक ही है, केवल एक ही वर्ण है। कौन सा है गुरुजी? एक ही कौन सा है? अ। हमारे पास क्या है? आ था, ओ था, ओ था, आ था, ये सब हमारे पास मौजूद थे, पर आ और ओ के बीच का ये मौजूद नहीं था। तो आ और ओ के बीच का बोलने के लिए लाए। क्यों? क्योंकि ऐसे बोलते थे अंग्रेज लोग, डॉक्टर के जा रहा हूं, और वो डॉक्टर को देख के हमारे यहाँ भी बोलने लगे डॉक्टर। हमारे यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है, लेकिन डा, आ ओ के बीच का डा, डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर कहाँ से लाएं? तो हमने उनसे उधार ले लिया, हमने उधार ले लिया। किससे? अंग्रेजी से। तो पहला काम तो हमारा ये हो गया, एक तो उधार ही आ गया। जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज, ऐसे बोलते ना। यूपी बिहार वालों से आप बात करो, हम कॉलेज गए थे, ऑफिस से फोन आया है, ऐसे। हमारे यहाँ तो क्या है, ऑफिस की जगह बोलेंगे ऑफिस, वो नहीं है, वो आ है, ऑफिस। और हमने 6 वर्ण जो है उधार लिए हैं फारसी से, फारसी से ग्रहित। अब आपको पता है कि हमने जो अंग्रेजी से लिया था वो एक ही है। ये इस तरह होता है, सुनिएगा, ये होता कैसे है। ये अंग्रेजी से जो हमने लिया है ना, एक ही है, एक। ये होता क्या? ये कितने लिए हैं? 6। अंग्रेजी जो लिया हमने वो ऐसा होता है, सिरोरेखा, खड़ी पाई, यूं। इसको बोलते हैं अर्धचंद्र। अर्धचंद्र मतलब आधा चंद्रमा। आधा चंद्रमा क्यों बोला साहब? क्योंकि आधा चंद्रमा पूरा तो यूं हो जाता है, तो आधा ही तो है ये, तो आधा चंद्रमा इसको हम बोलते हैं, आधा चंद्रमा। ओके, ये लिख दिया। बिंदु नहीं है यहां पर, चंद्र बिंदु नहीं बोले इसको, क्योंकि बिंदु नहीं है यहाँ, अर्धचंद्र है। फारसी से ग्रहित की बात करें तो फारसी से हमने 6 ग्रहण किए। इनकी क्या है फारसी वालों में? ये सिरोरेखा, ये खड़ी पाई। सुनिएगा,
ये सिरोरेखा ये खड़ी पाई, उसके यहाँ पे ये पहले लगाते हैं नुक्ता, इसको बोलते हैं नुक्ता। ये थोड़ा सा पहले ऊंचे पर, थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं नुक्ता। कै, खे, गे, ज़े, फे और वै, ये नुक्ता लगा दिया। ओके, तो नुक्ता लगा हुआ वर्ण होता है वो फारसी से ग्रहित होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फारसी से नुक्ता लगा हुआ ग्रहित हमने कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या ये नुक्ता लगे हुए वर्ण कुछ अंतर से बोले जाएंगे? हाँ, इनको बोलते समय खींच के बोलना पड़ेगा। खुदा, गजल, जरा, तो गजल, ज, जुकाम, जुकाम नहीं जुकाम, जू, खींच के बोलना पड़ेगा। जब भी नुक्ता लगेगा शब्द का अर्थ हिंदी अर्थ से अलग हो जाएगा। क्या? जब भी नुक्ता का प्रयोग होगा शब्द का अर्थ हिंदी अर्थ से अलग हो जाएगा। ओके, मैं आगे नोट लगा के लिख देता हूं, नोट लगा के लिख देता हूं। नुक्ता लगते ही शब्द का अर्थ हिंदी अर्थ से बदल जाता है। बदल जाता है। ओके, कैसे? जैसे मैंने लिखा राज, इसका मतलब है शासन, और अगर राज जे के नुक्ता लगा दोगे इसका मतलब है रहस्य। अर्क मतलब सूर्य, अगर अर्क में आप नुक्ता लगा दोगे इसका मतलब रस। अर्क का मतलब आंकड़ा भी होता है, लेकिन अर्क दूसरा वाला रस, गुलाब का अर्क, गुलाब का रस। मैं तेरे को राज की बात बताता हूं, रहस्य की बात बताता हूं। फन, सांप का मुंह, और अगर फन नुक्ता लगा दोगे इसका मतलब कला। वो गजब का फनकार था, मतलब कलाकार था। वो गजब का फनकार था, मतलब कलाकार था। कंद, जड़ या गांठ, कंद कह के नुक्ता लगा दो, नीचे लगा दिया नुक्ता, इसका मतलब मिश्री। मिश्री, मिश्री समझते हैं ना, मीठी। तो ये यहां पे आप देख रहे हैं कि जो भी कुछ लिखा गया है वो बहुत थोड़ा सा चेंज कर रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है वो। यस और नो बोलिए। आप जैसे कुछ लिखेंगे, मान लो मैं कुछ और शब्द आपको लिख देता हूं, जैसे खुदा, इसका मतलब उपड़ा हुआ है, गड्ढा है वहां पे, और खे के नुक्ता लगा दें खुदा, इसका मतलब वो ईश्वर है, अल्लाह है, ईश्वर है, अल्लाह के लिए वो शब्द प्रयोग में हुआ है। यहाँ हाँ या ना? अभी मैंने आपको बताया था जरा मतलब बुढ़ापा होता है, और जरा नुक्ता लगा दें इसका मतलब थोड़ा है। ऐसे बहुत सारे शब्द है। गरज मतलब गर्जना, गरज मतलब नीड, आवश्यकता। ताक मतलब देखना, ताक मतलब टांड, ऊपर बोले ताक पे रखिए वो चीज़, टांड पे रखिए। कई ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जहाँ पे आपको सोचते हुए लगेगा कि यार ये खार, खार का मतलब लवणीय होता है, खारा होता है, और खार का मतलब कांटा भी होता है। तो कई शब्द है। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद गौरी का, तो गौरी का मतलब होता है सुंदर स्त्री। लेकिन अगर गे के नुक्ता लगा दें, क्या अगर गे के नुक्ता लगा दें तो ये गौरी, इसका मतलब गौर प्रदेश का रहने वाला, अफगानिस्तान की गौर नामक जगह का रहने वाला था वो। तो कोई जयपुर का जयपुरी लिखेगा, अलवर का अलवरी लिखेगा, तो वो गौर का था तो गौरी नहीं लिखेगा क्या? इसलिए मोहम्मद नाम के लड़के ने अपना नाम लिख दिया था गौरी, मोहम्मद गौरी, क्योंकि वो गौर प्रदेश का रहने वाला था, वो कोई सुंदर स्त्री नहीं था। तो कुल मिलाकर के नुक्ता लगते ही शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। सीधी सीधी कहानी है। तो मैंने अभी आपको अनुस्वार की बात बताई, विसर्ग की बात बताई, उसके अलावा मैंने आपको नुक्ता संबंधी बात यानी आगत ध्वनियों की सातों की आपसे बात बताई। अब मैं आपको कुछ और खास बातें वर्ण के बारे में, अन्य तथ्य बता देता हूँ। ये अयोगवाद ध्वनियाँ पूरी हो चुकी हैं। 7 ध्वनियाँ हमने एक अंग्रेजी से और 6 फारसी से ली हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए अनुस्वार और विसर्ग के बारे में बात हो चुकी है। अब अपन सीधी सीधी बात कर लेते हैं आगे। वो जो बात है वो है मात्राएं।
मात्रा किसे बोलते हैं? पहली परिभाषा तो ये, मात्रा किसे बोलते हैं? उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं। उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं, यानी कोई शब्द है उसके उच्चारण में कितना समय लगता है, बस उच्चारण में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं। और ए को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं लगती है। शेष सभी स्वरों की मात्राएं लगती है, ठीक है। केवल किसको छोड़ दें? ए को। अतः कुल मात्राएं 10 है। 11 क्यों नहीं है? स्वर तो 11 है, क्योंकि ए की नहीं लगती, तो ए को छोड़ के शेष सबकी लगेगी, तो मात्राएं कितनी होंगी? 10। कौन कौन सी? ए की तो लगेगी नहीं। आ, ई, उ। री की मात्रा ऐसे लगती है, री। उसके अलावा ए, ऐ, ओ और औ। लिख देता हूं, ए की लगती नहीं है। आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री, ऋषि, री वाला री है। ऋषि तो हम वैसे लगाते हैं इसके साथ कि भाई याद रह जाए, री ऋषि वाला। बेसिकली क्या है? री। ए, ऐ। अब देखो मात्रा 2 है, दिख एक रही है। मात्रा 1 है, यहाँ दिख नहीं रही है। ये याद रखना चाहिए आपको कि ए की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, ऐ की ऐसे, ओ और औ। तो ये कुल मिला के 10 हो जाएंगे, 10 मात्रा। ए को छोड़ दीजिएगा, मात्राएं आपको याद रहेंगी। अब मात्राएं विधान जटिल है, कहीं पे स्वरों के आगे मात्रा लगती हैं, कुछ स्वरों के पीछे जो है, कुछ व्यंजनों के नीचे मात्राएं लगती हैं, और कुछ मात्राएं ऊपर भी लग जाती हैं। तो आपको जो है ना, इन सब के बारे में याद रखना चाहिए कि कैसे कैसे इनकी मात्राएं लगाई जाती है। ओके, एक बात मैं आपको यहां समझा देता हूं कि जो देवनागरी लिपि होती है ना, देवनागरी लिपि जो होती है उसमें जो अंक होते हैं, अंक, वो कुछ ऐसे लिखे जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझते हैं आप? देवनागरी जो लिपि है ना, उसमें अंक कैसे लिखे जाते हैं मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। और ये 7 हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको, 8, 9 और 10 ऐसे लिखे जाते हैं, ये देवनागरी लिपि के। ओके, कई जगह आपको ये 9 ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, यूं ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। एक ही बात है, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। ये कई बार यूं लिखा मिलता है, कई बार यूं लिखा मिलता है। तो ये देवनागरी लिपि के अंकों का वो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखते हैं। चलिए, ये कुछ इस तरह से होता है, 6 इस तरह होता है, 3 ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ओके, अगर सब हम क्रम से इनको लिखें तो जैसे वर्णों का विश्लेषण कभी आप करो, जैसे वर्ण का कभी आप विश्लेषण करो, तो ये चीज़ भी आप एक्स्ट्रा याद रखना, बिल्कुल अलग आपको बात बता रहा हूँ। जैसे कि आपने लिखा क्रम, तो क्रम का मतलब के आधा है वो ऊपर है, रे पूरा है वो नीचे है, मैं की जगह में। जो आधा होता है वो हमेशा ऊपर, पूरा होता है वो नीचे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के आधा है, रे की जगह रे और ए लिख सकते हैं, और मैं की जगह मैं और ए लिख सकते हैं। तो ये ऐसे लिखा जाता है। वर्णों का अगर कभी ऐसे कोई तोड़ने काम पड़े, विशेषकर संधि में हम वर्णों को तोड़ेंगे, तो जब संधि में हम वर्ण तोड़ेंगे तो वहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा काम में आएगी कि किस तरह से जो है इन वर्णों को लिखा जाता है। एक बुक है याज्ञवल्क्य शिक्षा नाम से, उस याज्ञवल्क्य शिक्षा नामक बुक में 102 नंबर के पेज पर लिखा हुआ है कि जब भी हम वर्णों का उच्चारण करें तो इस प्रकार से करना चाहिए कि वर्ण
अंदर चबाते नहीं रहे उसको, ज़्यादा जोर लगा के नहीं, इजीली बोलना चाहिए। जैसे एक बाघिन होती है ना, बाघिन, वो अपने बच्चे को दांतों से पकड़ती है, लेकिन दांत बच्चे के चुभते नहीं है। बिल्ली अपने बच्चे को दांतों से पकड़ के लाती है, कुतिया अपने बच्चों को दांतों से पकड़ के वहां से वहां लाती है, छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन उसके बॉडी में वो चुभते नहीं है, ऐसे पकड़ती है। ठीक ऐसे तरह वर्णों का उच्चारण इस प्रकार से करना चाहिए कि वर्ण मुंह में बुले तो सही, लेकिन वो चबाए नहीं जाए, कहीं उसको चबा दो। ज़्यादा जोर से वो भाषा की जो स्वाभाविकता है, भाषा का जो इंटरेस्ट है, वो खत्म हो जाता है। और ये कहा जाता है कि एवरी बिट ऑफ अवर एक्सप्रेशंस शोज अवर पर्सनैलिटी, हमारे अभिव्यक्ति का एक एक टुकड़ा हमारे व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। इसलिए जब भी आप कभी उच्चारित करें तो सही ढंग से आराम से उसका उच्चारण करना सीखें। ऐसा नहीं हो कि शब्द जो है मुंह में घसीट दे ज़्यादा, है ना, और ऐसे भी नहीं हो कि बस जल्दी से बोल दिया, पर टपका दिया उसको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कहीं शब्द गिरने वाला हो, बहुत जल्दी भी नहीं हो और बहुत फास्ट भी हो नहीं हो, सही ढंग से उसका सही भाव के साथ उच्चारण किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सारा के सारा हमारा पहला टॉपिक था। वर्णों के बारे में आपसे सारी बात यहाँ पर हुई। वर्णों के बारे में जितनी जानकारियाँ आपको आवश्यक होती है सबकी सब मैंने आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दी है। तो वर्णों के बारे में अब आपको कुछ नहीं सोचना, बस मस्ती से आपको पढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है साथियों, बहुत कुछ आप करिएगा। हवाई जहाज जगह पे पड़े रहेंगे ना तो क्रैश नहीं होंगे, लेकिन वो आसमान में उड़ना चाहते हैं, भले ही क्रैश हो जाएं, लेकिन उड़ने का अलग आनंद है। समुद्री जहाज जल में बीच में जाके लहरों से टकराता है, भले ही वो वहाँ पे उलट जाए, भले ही वो नष्ट हो जाए, लेकिन लहरों से टकराने का अलग आनंद है। इसलिए जीवन में जब भी मेहनत करो तो मन से करिएगा। कुछ कमी रह जाए तो कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। पछताता वो है जिसने प्रयास नहीं किया। प्रयास करता है तो व्यक्ति हारता है, जीतता है, लेकिन प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि प्रयास कोई अच्छा करेगा तो वो हारता नहीं है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, ऐसा लिखा था सोहनलाल द्विवेदी ने कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, कई बार खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं हैं मोती सहज गहरे पानी में, बढ़ता है विश्वास लेकिन यही नादानी में, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लगातार कोशिश करिएगा, हारेंगे नहीं, पक्का जीतेंगे, ये तय है। बस आपके प्रयास कमजोर नहीं होने चाहिए। ये वर्ण वाला टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। इसके बाद अगले वीडियो में और दूसरे टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे। तो आप दीजिए इजाज़त। थैंक यू।